गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। हाँ, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, जो शायद शुरू में लोगों को किसी बोरिंग सी बैंक मीटिंग का हिस्सा लगे। हाँ बिल्कुल वही, जनरल इंश्योरेंस या गैर जीवन बीमा। सुनने में थोड़ा टेक्निकल जरूर लगता है, लेकिन जब मैंने इस विषय से जुड़े ढेरों आर्टिकल्स और केस स्टडीज पढ़े तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। सही कहा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं है, ये एक ऐसा विशाल तंत्र है जो छोटे मोटे रोजमर्रा के जोखिमों से लेकर बड़ी आपदाओं तक में एक ढाल का काम करता है। देखिए, इस इंफॉर्मेशन के दौर में ना इसका क्यों समझना बहुत जरूरी है। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट या जोखिम प्रबंधन के नजरिए से देखें तो ये सच में एक बड़ी ढाल है। और लोग आम तौर पर इसे बस टैक्स बचाने का एक तरीका समझते हैं। असल में होता क्या है ना, लोग इसे एक जरूरी बुराई मानते हैं, लेकिन ये पूरी अर्थव्यवस्था का एक सेफ्टी वॉल्व है। सामाजिक रूप से हम कैसे खतरों का सामना करते हैं, ये उस बारे में है। मतलब जब कोई बड़ा झटका लगता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कोई डिजिटल खतरा, तो ये इंश्योरेंस का इकोसिस्टम ही तय करता है कि कोई परिवार या बिजनेस वापस खड़ा हो पाएगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस चर्चा का आधार है। चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या संपत्ति बीमा पर आते हैं। आग लग गई या चोरी हो गई तो पैसे मिल जाएंगे, ये तो बेसिक बातें हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हमारी रिसर्च में इसके मैक्रो लेवल असर पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे 2018 की विनाशकारी केरला बाढ़ का उदाहरण। वो एक बहुत ही सटीक उदाहरण है उस चीज को समझने के लिए। जब उतने बड़े धरातल पर ऐसी आपदा आती है तो वहां क्या होता है? जब उस तरह की आपदा आती है तो नुकसान सिर्फ कुछ ईंट पत्थर या घरों का नहीं होता, वहां की पूरी लोकल इकोनॉमी का पहिया बिल्कुल जाम हो जाता है। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाता है। बिल्कुल। केरला बाढ़ के डेटा पर अगर हम नजर डालें तो वहां पीढ़ियों की कमाई, छोटे व्यवसायों की इन्वेंट्री और भारी मशीनरी सब पानी में डूब गया था। और ऐसे में सरकार अकेले तो सब ठीक नहीं कर सकती ना। असंभव है। ऐसे समय में इंश्योरेंस कंपनियों के पेआउट्स ने एक जीवन रेखा का काम किया। उन पैसों ने मार्केट में दोबारा जान फूकी। एक तरह से बहुत बड़ा लिक्विडिटी इंजेक्शन था वो। लोगों ने फिर से कंस्ट्रक्शन का सामान खरीदा होगा और बिजनेस दोबारा शुरू हुए होंगे। सही कहा। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस सिर्फ एक घर को नहीं बचाता, वो एक पूरी स्टेट इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाता है। ये सच में एक बहुत ही शानदार नजरिया है इसको देखने का। हम सिर्फ इमारतों का बीमा नहीं कर रहे हैं, हम उस क्षेत्र की आर्थिक रिकवरी की रफ्तार का बीमा कर रहे हैं। एकदम सटीक बात। लेकिन इसी हिस्से में एक और पहलू है जो मुझे लगता है भारत में लोग अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं, और वो है लायबिलिटी इंश्योरेंस या देयता बीमा। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है हमारे यहाँ। अपनी चीजों को तो सब बचाना चाहते हैं,
पर दूसरों के नुकसान की भरपाई, बिल्कुल, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ के देखें तो लोग अक्सर सोचते हैं कि जोखिम सिर्फ उनकी अपनी संपत्ति तक सीमित है, लेकिन लायबिलिटी यानी किसी थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान की कानूनी जिम्मेदारी वो किसी भी दिन आपके पूरे बिजनेस को डुबा सकते हैं। बिल्कुल डुबा सकती है। और ये सिर्फ बड़ी फैक्ट्री वालों के लिए नहीं है जहां से कोई केमिकल लीक हो जाए। इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत ही पॉश कैफे या रिटेल स्टोर चलाता है। वहां अभी अभी फर्श की सफाई हुई है। एक ग्राहक अंदर आता है और उसका ध्यान अपने फोन पर है, जो कि आजकल बहुत आम बात है। हाँ, और वो गीले फर्श पर फिसलकर गिर जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है। अब ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ऐसे केसेस होते हैं। अब इस छोटी सी घटना का असर क्या होगा? असर ये होगा कि वो ग्राहक उस स्टोर मालिक पर मुकदमा कर सकता है। आज के समय में लोग अपने कानूनी अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक हैं। तो ऐसे में सिर्फ हॉस्पिटल का बिल नहीं मांगा जाता होगा? सिर्फ बिल नहीं मांगा जाता, काम पर ना जाने के कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ, वो मानसिक पीड़ा और उसके ऊपर से भारी भरकम वकीलों की फीस, ये सब मिलाकर जो क्लेम बनता है वो लाखों या करोड़ों में जा सकता है। और किसी छोटे या मंझोले बिजनेस के लिए इतना कैश अचानक निकालना तो असंभव ही है। वहीं पर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस उस बिजनेस को दिवालिया होने से बचाता है। ये सिर्फ सेटलमेंट का पैसा नहीं देता, बल्कि कोर्ट केस लड़ने की फीस भी कवर करता है। तो एक तरह से ये बिजनेस के चारों तरफ एक कानूनी शील्ड बना देता है। इंसान अपने काम पर फोकस कर सकता है, बिना इस डर के कि कोई एक छोटी सी मानवीय गलती सालों की मेहनत पर पानी फेर देगी। ये तो हो गई संपत्ति और बिजनेस की उलझनों की बात। लेकिन एक जोखिम ऐसा है जो हम सबके बिल्कुल करीब है, हमारी हेल्थ या स्वास्थ्य। वो सबसे जरूरी हिस्सा है। हेल्थ इंश्योरेंस पर काफी बातें होती हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज में जो डेटा है, खासतौर पर आयुष्मान भारत योजना को लेकर, वो इसे एक मेडिकल कार्ड से बहुत आगे ले जाता है। आयुष्मान भारत का मॉडल पूरे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को एक अलग ही मैक्रो इकोनॉमिक लेंस देखने का मौका देता है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ये योजना करीब 10 करोड़ कमजोर परिवारों को कवर करती है, यानी लगभग 50 करोड़ लोग। जी हाँ। अब इसे सिर्फ हॉस्पिटल के बिल चुकाने तक सीमित मत रखिए। एक विकासशील देश में सबसे बड़ा आर्थिक झटका क्या होता है? घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाना। सही कहा। जब अचानक से किसी को कैंसर या हार्ट की बीमारी होती है तो लोग अपना घर, जमीन और जानवर तक बेच देते हैं, या फिर साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं। उसके बाद तो आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्ज के जाल में फंस जाती हैं। इसे ही हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे ढकेलने का ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये योजना एक तरह से उसे रोकती है। बिल्कुल, जब इतना बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम काम करता है तो वो एक पॉवर्टी प्रिवेंशन टूल या गरीबी रोकने वाले हथियार की तरह काम करता है। ये एक सामाजिक सुरक्षा जाल है जो ये तय करता है कि एक मेडिकल इमरजेंसी किसी परिवार के दशकों के आर्थिक विकास को रातों रात शून्य न कर दे। तो पर्सनल लेवल पर भले ही ये बीमा जीवन बचाता हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये पीढ़ियों की आर्थिक स्थिरता को बचाता है। और आर्थिक स्थिरता तो किसी भी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। अब हेल्थ के बाद जो दूसरी सबसे आम चीज है जिससे हम रोज जूझते हैं, वो है हमारा रोज का सफर, मोटर इंश्योरेंस। हाँ, जो हम सब यूज करते हैं। जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले इंश्योरेंस का कागज हाथ में थमा दिया जाता है, लेकिन मोटर व्हीकल्स एक्ट में जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी को अनिवार्य किया गया है, उसकी पीछे की फिलॉसफी बहुत दिलचस्प लगती है मुझे। वो फिलॉसफी सीधे तौर पर सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। एक कार क्या है? तकनीकी रूप से देखें तो यह 2 टन की एक भारी मशीन है जिसे सड़क पर 80 या 100 की स्पीड पर दौड़ाया जा रहा है। और इसलिए ये एक बड़ा खतरा भी है। जब कोई सड़क पर होता है तो रिस्क सिर्फ अपनी कार के डैमेज होने का नहीं होता। रिस्क ये है कि उस मशीन से किसी पैदल चलने वाले को या किसी दूसरी गाड़ी को भारी नुकसान हो सकता है। और सरकार इस चीज को हमारे भरोसे नहीं छोड़ सकती कि एक्सीडेंट होने पर हम अपनी जेब से सामने वाले को मुआवजा देंगे या नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। इसलिए कानून अनिवार्य करता है कि अगर कोई सड़क पर गाड़ी ले जा रहा है तो कम से कम इतना कवरेज जरूर हो कि किसी तीसरे इंसान को नुकसान होने पर उसे दर-दर की ठोकरें ना खानी पड़े। इंश्योरेंस कंपनी फिर उस पीड़ित को मुआवजा तुरंत दे देती है। जी हाँ, ये कानूनी और सामाजिक दोनों तरह से जरूरी है। लाखों वाहन बिना किसी वैलिड इंश्योरेंस के दौड़ रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इससे पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। वो कैसे? देखिए, इंश्योरेंस का पूरा गणित रिस्क पूलिंग पर काम करता है। यानी बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देते हैं ताकि जिन चंद लोगों के साथ घटना हो उनकी मदद हो सके।
समझ रही हूँ। जब बड़ी संख्या में लोग बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हैं तो वो इस पूल का हिस्सा नहीं बनते, पर एक्सीडेंट तो वो भी करते हैं। इसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो ईमानदारी से प्रीमियम भर रहे हैं, क्योंकि रिस्क का बैलेंस बिगड़ जाता है। एकदम सही। और लंबे समय में फिर सबके लिए प्रीमियम महंगा होने लगता है। मतलब कुछ लोगों की लापरवाही की कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। चलिए, अब तक हमने जिन जोखिमों की बात की, चाहे वो बाढ़ हो, एक्सीडेंट हो या किसी का फिसलना, ये सब फिजिकल दुनिया के खतरे हैं जो दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन आज हम सिर्फ फिजिकल दुनिया में तो रहते नहीं हैं। यहाँ आकर बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा इशारा मॉडर्न और स्पेशलिटी इंश्योरेंस की तरफ है। आज के रिस्क उस स्पीड से बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से हमारी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। अगर हम सबसे पहले ट्रैवल इंश्योरेंस की ही बात करें तो कुछ दशक पहले तक विदेश यात्राएं कम होती थी, बहुत कम होती थीं और अलग तरह की होती थीं। आज ग्लोबल मोबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि लोग रोज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं, और उसके साथ अनिश्चितता भी ग्लोबल हो गई है। हाँ, लोग इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग महीनों पहले करते हैं, लाखों रुपए टिकट और होटल पर खर्च कर देते हैं, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस आते ही पूछते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। और वही सबसे बड़ी भूल होती है। मैंने कई केसेस पढ़े जहां लोग यूरोप या अमेरिका गए और अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। वहां हॉस्पिटल का बिल इतना ज्यादा होता है कि पूरे ट्रिप का बजट बिगड़ जाता है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी ही क्यों, मान लीजिए किसी देश में अचानक राजनीतिक अस्थिरता आ गई या कोई ज्वालामुखी फट गया, जैसे आइसलैंड में हुआ था, और फ्लाइट्स हफ्तों तक कैंसिल हो गई। ऐसे में वहां रुकने का और फ्लाइट दोबारा बुक करने का खर्च तो आमूलचूल बढ़ जाएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस इन्हीं अप्रत्याशित ग्लोबल जोखिमों को कवर करता है। लेकिन अगर हम जोखिम के सबसे आधुनिक रूप पर आएं तो वो साइबर इंश्योरेंस है। ये स्पेशलिटी इंश्योरेंस का हिस्सा है और सबसे तेजी से उभरता हुआ हिस्सा है। आईटी सेक्टर के बढ़ने के साथ इसकी जरूरत बहुत बढ़ गई है। यहाँ मैं थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी। जब साइबर इंश्योरेंस सुनते हैं तो दिमाग में बड़ी टेक कंपनियों का नाम आता है, जैसे बैंक्स या ई कॉमर्स जायंट्स। आम धारणा यही है। अगर कोई मीडियम साइज का बिजनेस है जो बस ऑनलाइन कपड़े बेचता है, तो क्या उसे भी साइबर इंश्योरेंस चाहिए? ये लगता है जैसे कंपनियां बस नया प्रीमियम बेचने का तरीका निकाल रही हैं। ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। आज हैकर्स सिर्फ बड़े बैंक्स को टारगेट नहीं करते, वो छोटे और मंझोले बिजनेस को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनकी साइबर सिक्योरिटी कमजोर होती है। और उनका डेटा चुराकर वो क्या करते हैं? वो उस डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और फिरौती मांगते हैं, जिसे हम रैंसमवेयर अटैक कहते हैं। मतलब डिजिटल स्टोर पर ताला लगा दिया और चाबी के पैसे मांगे। एकदम सही समझा आपने। और जब ऐसा अटैक होता है तो नुकसान सिर्फ फिरौती की रकम का नहीं होता। जब तक वेबसाइट बंद रहेगी, रोज का आमदनी जीरो हो जाएगा। इसे बिजनेस इंटरप्शन कहते हैं। और उसके बाद ये पता लगाना भी तो पड़ेगा कि सिस्टम हैक कैसे हुआ। उसके लिए फॉरेंसिक आईटी एक्सपर्ट्स की टीम बुलानी पड़ती है, जो बहुत महंगी आती है। फिर जिन ग्राहकों का डेटा चोरी हुआ है वो मुकदमा कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैफे में फिसलने वाले ने किया था। तो साइबर इंश्योरेंस इन सब छिपे हुए खर्चों को कवर करता है। हाँ, ये लीगल फीस, फॉरेंसिक जांच, पीआर, क्राइसिस मैनेजमेंट और बिजनेस इंटरप्शन सब कुछ कवर करता है। ये किसी भी डिजिटल बिजनेस के लिए एक जरूरी ढाल है। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पहलू और आता है। फायर इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस में तो कंपनियों के पास 100 सालों का डेटा होता है। उन्हें पता है कि 100 में से कितने घरों में आग लग सकती है। हाँ, उनके पास एक हिस्टोरिकल पैटर्न होता है। पर साइबर की दुनिया में तो हर रोज एक नया वायरस बन रहा है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी के एक्चुअरीज इन साइबर रिस्क्स की कीमत कैसे तय करते हैं? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये आज की इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती है। आग लगने का पैटर्न तो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन साइबर रिस्क हमेशा बदलता रहता है। तो इसका समाधान क्या निकाला उन्होंने? कंपनियां अब सिर्फ पुराने डेटा पर निर्भर नहीं रह सकती। वो साइबर सिक्योरिटी फर्म्स के साथ मिलकर काम करती हैं। जब कोई कंपनी बीमा लेने जाती है तो उसका पूरा साइबर हेल्थ चेकअप होता है। जैसे हमारा मेडिकल टेस्ट होता है? बिल्कुल वैसे ही। देखा जाता है कि सर्वर कितने सुरक्षित हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है या नहीं, कर्मचारियों को फिशिंग ईमेल्स पहचानने की ट्रेनिंग मिली है या नहीं। इस आधार पर रिस्क प्रोफाइल बनता है। जिसका मतलब है कि साइबर इंश्योरेंस लेने से पहले ही आपको अपनी सिक्योरिटी बेहतर करनी पड़ेगी, वरना प्रीमियम बहुत महंगा होगा। सही बात है। इंश्योरेंस हमेशा से रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का एक टूल रहा है। जब पहली बार फैक्ट्री का बीमा शुरू हुआ था तो कंपनियों ने ही स्प्रिंकलर लगवाना जरूरी किया था, जिससे आग लगने की घटनाएं कम हुई। और आज डिजिटल दुनिया में साइबर इंश्योरेंस वही काम कर रहा है।
ये तो बहुत ही दिलचस्प एवोल्यूशन है। इंडस्ट्री हमेशा नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अडेप्ट करती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक साथ पिरोया जाए तो समझ आता है कि जनरल इंश्योरेंस कोई रुकी हुई इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारे समाज के विकास का आईना है। जोखिम बदलता है और बीमा भी उसके साथ बदलता है। पहले फसल और घर थे, फिर कार्स और फैक्ट्रीज आई, आज हमारा डेटा सबसे कीमती एसेट है, तो साइबर बीमा आ गया। सो इस सब का अर्थ क्या है? ये एक ऐसी बहुआयामी ढाल है जो छोटी घटनाओं से लेकर ग्लोबल साइबर हमलों तक सब कवर करती है। और यही ज्ञान होना सबसे जरूरी है, क्योंकि जोखिम की प्रकृति को समझना ही खुद को सुरक्षित रखने का सबसे पहला कदम है। सही कहा। अगर आने वाले खतरे का पता ही ना हो तो सुरक्षा कैसे होगी? और इसी बदलाव की बात पर मैं एक नया विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने साइबर बीमा तक का सफर देखा, पर अगले 20 सालों में क्या होगा? जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी? आज हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की चर्चा है। एआई कोड लिख रहा है और मेडिकल डायग्नोसिस भी कर रहा है। अगर कल को किसी एआई ने कोई बड़ी गलती कर दी और किसी कंपनी के करोड़ों डूब गए, तो जिम्मेदार कौन होगा? ये तो एक बड़ा सवाल है। क्या हमें आगे चलकर एआई लायबिलिटी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, या फिर मेटावर्स जैसी आभासी दुनिया में जहां लोग असली पैसे से डिजिटल जमीन खरीद रहे हैं, वहां प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का कैसा रूप होगा? ये विचार तो सच में दिमाग को झकझोर देता है। जहां इंसानी वैल्यू होगी, वहां उसे सुरक्षित करने के लिए बीमा का कोई नया रूप जरूर उभरेगा। जोखिम और सुरक्षा का ये खेल आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल, और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसी भविष्य की सोच के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। आशा है सभी को इस अनजान से लगने वाले विषय में कुछ नई और जरूरी बातें सीखने को मिली होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।